चैप्टर 26 सीनियर सिक्योरिटीज ऑफ क्वेश्चनेबल सेफ्टी। तो ये लास्ट चैप्टर है इस पार्ट का। इस चैप्टर में हम क्लास 2B सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड होती हैं। तो क्योंकि ये सिक्योरिटीज इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड होती हैं इसलिए ये काफी लो प्राइस पे ट्रेड कर रही होती हैं। ऑथर बोलते हैं 1932 के लो पॉइंट पे 80% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स की प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट डाउटफुल थी। तो उस टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जा सकती थी। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आपने स्पेकुलेट करना है तो आप स्पेकुलेट करो, इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो, कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो तो फिर ढंग से करो, अच्छा खासा अपसाइड होना चाहिए उसमें अगर रिस्क ले ही रहे हो तो प्रिंसिपल लॉस की। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रिटर्न है और स्पेकुलेट कर रहे हो आप, तो फिर कोई फायदा नहीं है स्पेकुलेशन का भी। जब जुआ खेलना है तो अच्छे से खेल लो ना। और ऑथर बोलते हैं कि इन सिक्योरिटीज से जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जितना प्रॉफिट हम इन सिक्योरिटीज से रियलाइज कर सकते हैं उतना ही प्रॉफिट हम कॉमन स्टॉक से भी रियलाइज करेंगे। कॉमन स्टॉक से भी उससे ज्यादा कोई नहीं रियलाइज होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये बेवकूफी वाली बात है, सुनने में मुझे भी लग रहा है, लेकिन फिर एक ऑथर एग्जांपल भी देते हैं इसका ही। 4% बॉन्ड है जो कि 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस 105 तक जा सकता है मान लो, तो 200% तक का गेन हो सकता है क्योंकि जो बॉन्ड है वो 3 गुना हो सकता है। तो ऑथर बोलते हैं अगर कोई स्टॉक है जो 35 पे ट्रेड कर रही है तो वो भी इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती कि 35 की 105 हो सकती है। अगर उससे ऊपर जाएगी तो फिर आप बुल मार्केट साइकोलॉजी को सरेंडर कर रहे हो, मतलब फिर आप स्पेकुलेट कर रहे हो। वो लोगों के एंथुसियाज्म की वजह से जाएगी ऊपर। अपनी इंडियन मार्केट्स में देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स 3 गुना हो जाती हैं, 4 गुना हो जाती हैं। तो अगर कम टाइम में हो रही है वो अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। अब एक साल में कितनी ग्रोथ हो जाएगी प्रॉफिट की, डबल हो जाता है प्रॉफिट, तो स्टॉक भी डबल होनी चाहिए उस हिसाब से। तो लेकिन स्टॉक्स 3 गुना 4 गुना ऐसे हो जाती हैं, मल्टीपल बढ़ जाते हैं स्टॉक्स के, तो वो कुछ नहीं होता, स्पेकुलेशन ही होती है। अगर 1 साल 2 साल का टाइम देखा जाए तो अर्निंग्स अगर डबल हुई है या 200% बढ़ी है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अर्निंग्स का इतना बढ़ना, तो स्टॉक भी इतने ही होनी चाहिए। अगर स्टॉक उससे ज्यादा बढ़ी है तो फिर स्पेकुलेशन हो रही है और फिर आप बुल मार्केट साइकोलॉजी को सरेंडर कर रहे हो। बाकी ये बात झूठ तब है कि अगर अर्निंग्स बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाए। तो ये जो स्पेकुलेटिव इश्यूज होते हैं ना, ये कंपनी की वीकनेस को दर्शाते हैं या फिर डिप्रेशन के पीरियड को दर्शाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी उसकी अर्निंग्स नीचे ही जाती रहेंगी या फ्यूचर है ही नहीं कुछ कंपनी का। क्योंकि ऑथर बोलते हैं डिप्रेशन के टाइम में भी अर्निंग्स नीचे गई थी बहुत सारी कंपनीज की, और फिर डिप्रेशन खत्म होने के बाद बहुत सारी कंपनीज में बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लिया था। तो क्योंकि ये जो स्पेकुलेटिव इश्यूज होते हैं ये अनपॉपुलर होते हैं, इसलिए कई बार बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड करते हैं। जितनी इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जितनी पे ट्रेड होने चाहिए, उससे भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। जबकि कॉमन स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसके आसपास ही ट्रेड कर रही होती है। तो अच्छी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा बढ़ गया आपका स्पेकुलेटिव इशू का, और इन पे आपको वो फिक्स्ड पेमेंट्स भी मिलेंगी जो कि ऑब्लिगेशन होती है कंपनी की। ये वाला फीचर कॉमन स्टॉक के पास नहीं होता। फिर ऑथर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल एंड सिंकिंग फंड फैक्टर्स ऑन सेफ्टी ऑफ स्पेकुलेटिव सीनियर इश्यूज। जितनी बड़ी वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू जो कंपनी का डेट है उतना ही बढ़िया वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी तो फिर डिविडेंड पेमेंट और आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही सिंकिंग फंड अरेंजमेंट जो होती है वो भी एडवांटेजेस होती है, क्योंकि फिर फाइनल रिटायरमेंट होगी ना जब प्रिंसिपल की, तो वो थोड़ा रह जाएगा और फिर इजिली हो जाएगा, कंपनी पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा एकदम, क्योंकि वो धीरे धीरे रीपेमेंट कर रही थी। तो ये वर्किंग कैपिटल क्राइटेरिया और सिंकिंग फंड अरेंजमेंट क्राइटेरिया ये कोई एश्योरेंस नहीं है सेफ्टी की, लेकिन इसमें ये हो गया बस प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी लॉस की प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि कंपनी के पास है सामान पे करने के लिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, या फिर कंपनी पहले ही आधा रिटायर कर चुकी है, क्योंकि सिंकिंग फंड अरेंजमेंट है। पर फिर भी इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए आपको ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेंगी और उनका एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, फिर उस ग्रुप को हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जो करंट एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट पे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान ले
कंपनी ऑपरेटिंग लॉसेस शो करने लगी। जो बुक वैल्यू होती है, स्टेटेड वैल्यूज होती है, कई बार वो डिपेंडेबल नहीं होती। तो फिर जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो डेट का ये नहीं होना चाहिए कि पूरा पूरा कर रही है या फिर ट्वाइस है, बस 10-12 गुना होनी चाहिए कम से कम। ऑथर ने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। ऑथर बोलते हैं कि जो स्पेक्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होती हैं उनकी लाइफ में 3 स्टेजेस आ सकती हैं। पहली स्टेज होती है जब वो ओरिजिनली इशू की जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फुल प्राइस पे खरीदते हैं उसे, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं होता। फिर सेकंड स्टेज क्या होती है, इन्वेस्टर्स को ये बात रियलाइज हो जाती है अब कि उसका जो प्राइस था वो जस्टिफाइबल नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, तो प्राइस गिर जाता है फिर, और प्राइस एकदम स्पेक्युलेटिव लेवल्स पे गिर जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गिर जाता है जितना उसे गिरना भी नहीं चाहिए। फिर तीसरी स्टेज क्या होती है, कई बार क्या होता है प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कॉमन स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो स्पेक्युलेटिव वालों का भी बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेशन पे ज्यादा ही एम्फोसिस दिया जाता है कि कंपनी के डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो पे किए जाएंगे तो फायदा होगा। लेकिन डिविडेंड पेमेंट पे होगी नहीं होगी, कैसे होगी भाई पे, वो तो देख लो पहले। तो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है अगर कंपनी में दम नहीं है उसको फ्यूचर में पे करने का। लेकिन इन चीजों को ओवर एम्फोसाइज किया जाता है। प्रेफर्ड वालों के प्राइस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स कहते हैं कि एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है हमारे पास और फ्यूचर में पे होंगे, वो कैसे पे होंगे ये कोई नहीं पूछता। और कॉमन स्टॉक के प्राइस इस एजम्पशन में बढ़ जाते हैं कि जब प्रेफर्ड डिविडेंड पे हो जाएंगे ना तो कॉमन स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है इसलिए स्टॉक की वैल्यू कम है। जैसे ही वो पे हो गए तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, खरीद लेते हैं स्टॉक, तो ऐसे करके प्राइस चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक्यूमुलेटेड डिविडेंड ना होते तो कॉमन स्टॉक इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी जितनी अब एक्यूमुलेटेड डिविडेंड के केस में, जो कि बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिविडेंड वाली चीज तो नेगेटिव है ना कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए, क्योंकि उनका पहला क्लेम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके पे हो जाएंगे फिर हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसलिए खरीद लेते हैं, प्योर मूर्खता है। फिर ऑथर बात करते हैं रूल ऑफ मैक्सिमम वैल्यूएशन फॉर सीनियर इश्यूज। इसमें ऑथर बोलते हैं कि कोई भी सीनियर इशू की वैल्यू इंट्रिंसिकली किसी कॉमन स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती अगर वो कॉमन स्टॉक, एक मिनट यार एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो कंपनीज हैं, कंपनी एक्स कंपनी वाई, दोनों की सेम वैल्यू है और कंपनी एक्स के पास 80,000 शेयर हैं प्रेफर्ड और 2 लाख कॉमन शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी वाई के पास सिर्फ 80,000 कॉमन शेयर्स हैं। तो इसका मतलब जो कंपनी एक्स का प्रेफर्ड शेयर है उसकी वैल्यू कंपनी वाई के कॉमन शेयर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो कि कंपनी के जो प्रेफर्ड शेयर हैं उनका प्राइस उससे ज्यादा नहीं हो सकता कि अगर कंपनी के पास सिर्फ कॉमन शेयर होते प्रेफर्ड शेयर्स की जगह भी, फिर जो वैल्यू उनकी होती तो उससे ज्यादा प्रेफर्ड शेयर का प्राइस नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, जो कि हमने बात की अभी, कि अगर हम एज्यूम करें कंपनी एक्स की वैल्यू कंपनी वाई की वैल्यू के इक्वल है और कंपनी एक्स के पास प्रेफर्ड शेयर भी है और कॉमन शेयर भी है और कंपनी वाई के पास सिर्फ कॉमन शेयर है, तो हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर ऑफ कंपनी एक्स प्लस वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर ऑफ कंपनी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर ऑफ कंपनी वाई। तो रियलिटी में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो प्रेफर्ड और कॉमन की जो मिक्स वाली कैपिटलाइजेशन है उसमें दूसरी एडवांटेजेस भी होती हैं एज कम्पेयर टू जिसमें सिर्फ कॉमन स्टॉक हो, क्योंकि उसमें वे अपनी मर्जी से डिविडेंड भी सस्पेंड कर सकते हैं और उनमें अनलिमिटेड अपसाइड नहीं होती, तो उसकी अलग एडवांटेजेस होती हैं कंपनी को। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो जो सिर्फ कॉमन स्टॉक वाली कंपनी है उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू जिसके पास दो तरह की कैपिटलाइजेशन है, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा वो थोड़ा नीचे को, और उसे डिस्काउंट करना इसमें मैथमेटिक्स चाहिए कि मुश्किल वाली, और ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितना कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर आप कॉमन स्टॉक ही ना खरीद लो, और उसी की बात हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।